नमस्कार, मैं अमीय आलोक ईटी एकेडमी के मंच पर उपस्थित हूँ। मैं बिहार के भागलपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ और इससे पहले मैंने दिल्ली के कई प्रतिष्ठानों में सिविल सर्विसेज के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आज मैं आप लोगों के सामने बीपीएससी में महत्वपूर्ण बदलाव को देखते हुए निबंध की कक्षाएं ईटी एकेडमी पर जो शुरुआत की गई हैं उसका विमोचन करने जा रहा हूं। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि शुरुआत में उसकी प्रस्तावना को समुचित प्रयास देने की ओर मेरा प्रयास जो है वह कार्यरत है और आज मैं निबंध को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं कि बीपीएससी में किस प्रकार से आप निबंध को लिखेंगे, किस प्रकार से निबंध में एक अच्छा प्रयास करेंगे और एक अच्छे निबंध को लिखने के लिए आपको किन किन मार्गदर्शनों की ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ें नज़र आनी चाहिए आपके लिखने के कौशल में, आपके प्रेजेंटिंग में, आपके प्रेजेंटेशन में किस किस प्रकार की समस्याएं होंगी, कौन उस समस्याओं को आप किस प्रकार से जो है उस समस्याओं का निराकरण करेंगे, यह सब आज जो है हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे निबंध के टॉपिक को लेकर के। तो 300 नंबर का निबंध रखा गया है बीपीएससी में और निबंध जो है वह 300 में से किसी भी तरीके से वह पूछ सकते हैं। उसके पूछने का फॉर्मेट क्या होगा, उसके पूछने की कलाएं कैसी होंगी, तो इन सब बातों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो निबंध को लिखने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत होगी, वह है कला। आपके अंदर कला जो है वह समुचित रूप से उपेक्षित होनी चाहिए। अपेक्षित आपसे रखी जाएगी, आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप निबंध को जो है एक सही दृष्टिकोण से लिखने के प्रयास को अनवरत प्रयास करते रहें। तो अगर हम निबंध की बात करें तो शुरुआती दौर में जो निबंध है जिसकी चर्चा जो है हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो यह जो निबंध है, यह निबंध सबसे पहले कि यह निबंध आपकी विचारधारा को दर्शाता है। आप किस प्रकार से सोचते हैं, आप किस प्रकार से बोलते हैं, वह आपका सारा का सारा कैरेक्टर वह निबंध दर्शा देगा कि आप कैसे प्राणी हैं। यह निबंध जो है सबसे बड़ी बात, यानी सबसे बड़ी बात निबंध की यह होती है कि यह सोचने की शक्ति को दर्शाता है। आप कैसा सोच रहे हैं वैसा आपका कलम लिख देगा। तीसरी बात कि यह जो है आपके अंदर जो दार्शनिक प्रवृत्ति है, उस दार्शनिक प्रवृत्ति को भी निबंध जो है वह मजबूत करता है। जैसे आप किस दर्शन का मतलब ही होता है विचारधारा। आप कैसे विचारधारा में रह रहे हैं, आप कैसे विचारधारा को अपना रहे हैं, वही दर्शन है। और इस दार्शनिक प्रवृत्ति को यह निबंध जन्म देता है। ठीक, तो महात्मा गांधी ने कहा है कि व्यक्ति अपने विचारों का ही परिणाम है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही जो है आप जो है वह बन जाएंगे। तो निबंध को लिखने के लिए सबसे पहली बात कि आपको कई लोगों का अनुसरण करना पड़ेगा, कई लोगों को सोचना पड़ेगा, कई लोगों को जानना पड़ेगा कि हम अपने निबंध को अच्छा बनाएंगे तो किस प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि निबंध जो है यह आप लिखना शुरू करेंगे, लिखने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। जब समस्या आएंगी तभी निराकरण होगा उसका। ठीक है, तो निबंध को लिखना जरूरी है। तो निबंध लिखने के लिए हम पहले निबंध को बांटते हैं, कई प्रकार से उस निबंध को बांटेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें आएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बांटने का प्रयास करें तो यह सब आर्थिक रूप से बांट दें कि आर्थिक वाणिज्यिक निबंध हो जाएगा, सामयिक निबंध हो जाएगा, प्रौद्योगिकी निबंध हो जाएगा, ऐतिहासिक निबंध हो जाएगा, पर्यावरण पारिस्थितिक निबंध हो जाएगा, कूटनीतिक निबंध हो जाएगा, कृषि संबंधी निबंध हो जाएगा, भौगोलिक निबंध हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय निबंध हो जाएगा और नैतिक दार्शनिक निबंध भी जो है यह, इसको आप एक अलग पार्ट में भी रख सकते हैं। जो नैतिक दार्शनिक निबंध है इसको जो है आप जो है एक अलग पार्ट में भी रख सकते हैं। तो नैतिक दार्शनिक जो निबंध है हमारा, ठीक, तो नैतिक दार्शनिक निबंध, अब अगर आप फॉर्मेट निबंध के फॉर्मेट पे जाएंगे तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यह जो निबंध है यह निबंध दो पार्ट में पूछा जा सकता है आपसे, जो इसका फॉर्मेट बनेगा। यानी यह निबंध पूरा का पूरा
300 मार्क्स का रहेगा। और यह जैसे यूपीएससी अपना फॉर्मेट बनाती है उसी तरह हो सकता है बीपीएससी फॉर्मेट बनाए कि 2 खंड बना दे इसमें, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, और दोनों को 150 नंबर में डिवाइड कर दे। अब इसमें भी आपके पास कुछ ऑप्शन हो और इसमें भी आपके पास कुछ ऑप्शन हो, और लगभग जो है आपको दोनों में से एक एक निबंध को टच करते हुए आपको जो है निबंध लिखना है। तो जब आप दोनों में से एक एक निबंध टच करेंगे तो निश्चित तौर पर एक निबंध जो होगा वह आपका नैतिक होगा और दूसरा जो निबंध होगा वह आपका मौलिक होगा। यानी मूलभूत संकल्पनाएं जो इन सब संकल्पनाओं को, हो सकता है इसमें और भी आप कुछ जोड़ सकते हैं अपने मन से कि सर इस प्रकार का भी निबंध हो सकता है, तो वह आपकी विचारधारा है कि आपको जो जोड़ना है जोड़िए। तो मौलिक और नैतिक अलग अलग पार्ट में अगर डिफाइन किया जाए निबंध को, तो आपको इस सेक्शन 1 से भी एक निबंध चूज करना और सेक्शन 2 से भी निबंध चूज करना, और लगभग 1000 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो अगर हम उसका उदाहरण देखें तो आर्थिक वाणिज्यिक निबंध के अंतर्गत 2-3 उदाहरण को हमने जो है वह समाहित किया है आज, और इसके बाद हम लोग फिर जो निबंध की जो नेक्स्ट क्लासेज होंगी उस क्लासेज में जो हम देखते जाएंगे कि क्या क्या चीजें जो है पॉइंट वाइज जो है हम कई सारे निबंध पर डिस्कस करेंगे, कैसा निबंध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब। लेकिन आज जो है हम सिर्फ उदाहरण बताते हैं आपको कि जैसे दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड भागीदारी RCEP में भारत क्यों नहीं, एक वाणिज्यिक निबंध है। दूसरा कि कोविड-19 और भारतीय अर्थव्यवस्था, यह आजकल बहुत प्रचलन में है, बहुत जगह पूछा भी गया है और प्रचलन में है यह। तीसरी बात कि भारत में रोजगार बेरोजगारी की स्थिति कैसी है, इस प्रकार का निबंध दे सकता है। यह भारतीय स्टार्टअप पारितंत्र, बिल्कुल करंट टॉपिक है, विकास और चुनौतियां कैसी है, क्योंकि स्टार्टअप बहुत उभर करके आ रहा है, अभी लोग स्टार्टअप पर ध्यान दे रहे हैं। तो निबंध ऐसे ही पूछे जाते हैं, समसामयिक को ध्यान में रखते हुए वह उसमें ऐतिहासिक भी घुसा सकता है, वह उसमें राजनीतिक भी डाल सकता है, वह उसमें जो इच्छा वह डाल सकता है। तो इस प्रकार के हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं। जैसे सामयिक निबंध में देखें तो जल जीवन मिशन आजकल बहुत टॉपिक चल रहा है, जल जीवन पर पूछे भी जा रहे हैं कि यह एक जन आंदोलन बन रहा है जल जीवन निबंध। दूसरा कि स्पीकर की भूमिका और न्यायिक हस्तक्षेप। अब देखिए यह भी मैंने जो सामयिक निबंध के अंतर्गत इसको रखा है, कहेंगे आप सर ये तो पॉलिटी है, लेकिन पॉलिटी के साथ साथ यह जो है आज के विषय पर जो है यह केंद्रित है कि स्पीकर की क्या भूमिका है, और स्पीकर की जो भूमिका है वह स्पीकर की भूमिका न्यायिक हस्तक्षेप उसमें कैसे हो रहा है, इस चीज पर जो है वह निबंध पूछा जा रहा है। NEP 2022 और भारतीय भाषाओं में अंतर संबंध, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा, संपोषणीय विकास लक्ष्य, ये सब समसामयिक निबंध के उदाहरण हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं अलग अलग हम। अंतरराष्ट्रीय लेख की बात करें तो SCO जो संघाई सहयोग संगठन है, यह वैश्विक परिदेश में इसका क्या महत्व है। दूसरा कि विश्व व्यापार संगठन, इसकी उपलब्धियां और चुनौतियां क्या, और युवाओं में सुधार, अभी बहुत बड़ा रिफॉर्म आ रहा है, होने वाला है या होगा, जो भी हो उस पर जो है, क्योंकि समसामयिक दृष्टिकोण से यह भी जो है देखा जा रहा है। कृषि संबंधी निबंध की बात करें तो किसान विकास पहल, जिसको एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज जो आजकल लेकर के आ रहे हैं किसान के दृष्टिकोण में। दूसरा कि उर्वरक उपयोग दक्षता बढ़ाने के उपाय। नहीं, इस सब प्रकार के जरूरी नहीं कि यही निबंध आएगा, लेकिन हम सिर्फ एक आपको जो है यह बता रहे हैं कि किस प्रकार का निबंध आ सकता है और कैसा। आप जो है जब फॉर्मेट बनाएंगे निबंध का, तो आप कॉपी बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स में आप कुछ तो लिखेंगे या कॉपी में लिखेंगे ना, तो आपको सबसे पहले इस प्रकार से डिवाइड कर लेना। इससे क्या होगा कि एक ही जगह का निबंध आपका एक ही जगह पर समाहित होते चला जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में आसानी होगी, इंट्रोडक्शन लगभग का सेम बनेगा। नहीं तो कुछ कंटेंट इसका इसमें, कुछ कंटेंट उसका उसमें, तो निबंध में इस प्रकार की घटनाएं आप समाहित कर सकते हैं अगर आप इंडेक्स अच्छा बनाएं। इसी को कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मैं बताऊंगा आगे चल के आपको। उसी तरीके से अगर प्रौद्योगिकी लेख देखें तो भारत में 5G, अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा, मोबाइल तकनीक के पीढ़ीगत विकास का अवलोकन, इस प्रकार की चीजें। ऐतिहासिक लेख, अब इतिहास को करंट से जोड़ते हुए निबंध पूछ सकता है। ऐतिहासिक कोहिनूर हीरा, नहीं, यह जो ऐतिहासिक कोहिनूर हीरा है यह किस प्रकार से जो है निबंध में पूछा जा सकता है और कैसे इस पे निबंध आप लिखेंगे अगर ऐसा ही क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इसके प्रमाणन पर प्रश्न पूछ दिया जाए। नहीं,
इसके आलोचना पर, समालोचना पर प्रश्न पूछ दिया जाए, किसी भी प्रकार का निबंध आ सकता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर बात करें हम तो। नहीं तो ऐतिहासिक कोहिनूर हीरा नहीं, इस पर एक विवेचना इस प्रकार से जो है वह प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। दार्शनिक लेख के अंतर्गत या नैतिक लेख के अंतर्गत इस पर विशेष ध्यान देना है। जो नैतिक लेख होता है इसका कंटेंट बहुत कम मिलता है, यह पूरा का पूरा आपकी सोच पर निर्भर करता है। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए कि भारतीय दर्शन की जो विधा है वह हमेशा से आध्यात्मिक रही है, ठीक है। तो निश्चित रूप से गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आपका जो निबंध लिखने का कला होगा या निबंध लिखेंगे जो आप, उस निबंध में आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण घुसाएंगे ही घुसाएंगे। क्योंकि यह विधा है, यह कल्चर है, यह प्रवृत्ति है जो हमारे अंदर जो है वह है। तो इस चीज को आपको जो है इस पे थोड़ा सा जो है आपको लगाम कसना होगा कि प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है, उसका आंसर हम कैसे दे रहे हैं। तो जैसे कर्म ही हल सफलता की बुनियाद है, इस प्रकार का आ जाए, या विवेकी होना चतुर होने से बेहतर है, इस प्रकार का निबंध आ जाए, ठीक है। तो यह सब निबंध, और भी कई सारे निबंध होंगे जो इसके अंतर्गत दार्शनिक या नैतिक लेख के अंतर्गत आएंगे, तो इसको भी जो है हमको डिफाइन करना है। अब देखिए, निबंध लिखने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली बात कि आपको शब्दों का चयन करना होगा कि हम कैसे शब्दों का चयन करेंगे, हम किस प्रकार का शब्द रखेंगे जो कि जो है निबंध हमारा जो है वह बहुत अच्छा हो। यानी आपके पास जो डिक्शनरी है आपकी, यानी आपकी जो वर्ड की लाइब्रेरी है, ठीक है, वह बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, लैक नहीं होना चाहिए उसमें किसी भी तरीके का नहीं। और दूसरी बात कि आपका जो विषय वस्तु है उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशन आप अप्रोच अपनाएंगे, सतही ज्ञान नहीं होना चाहिए आपको। दूसरी बात की रचनात्मकता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप अच्छा रचना करते हैं, अच्छे चीजों का इस्तेमाल करते हैं, यानी उसके सकारात्मक पक्ष पर भी आपको ध्यान देना है, उसके नकारात्मक पक्ष पर भी आपको ध्यान देना है। आपके सोचने की योग्यता कैसी है, नहीं, आपके विचारों में संक्षिप्तता है कि नहीं। याद रखिएगा, संक्षिप्तता बहुत बड़ी चीज है, नहीं, यानी आपके पास कंटेंट बहुत है, लिखने की सामग्री भी बहुत है, सब चीज हो सकता है, लेकिन पेज ही कम मिल रहा है। तो फिर आप, यानी सिंपल सी बात उसको साधारण भाषा में कहें तो बोला जाता है ना गांव वगैरह में कि सागर को गागर में भरना। गागर मतलब होता है लोटा, यानी आप जो है सागर को लोटे में भर रहे हैं, क्योंकि विशाल चीज है, उसको आप 4 पेज में समाहित करेंगे, 5 पेज में समाहित करेंगे, नहीं। तो ये चीजें हमको सबसे बड़ी ध्यान में बातें रखनी है, नहीं। दूसरी बात कि और आपका जो एक तो विचारों की संक्षिप्तता हो गई भाई कि हमको संक्षिप्त चीजें रखनी है यहां पर, नहीं, यानी जो प्रासंगिक होगा उस प्रासंगिक चीजों को छोड़कर बेमतलब की चीजें निकाल देनी है। दूसरी बात की युक्ति संगत होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि क्रमबद्धता होनी चाहिए, सीक्वेंस में जो है आपका जो है यह चीजें लिखी जानी चाहिए, सीक्वेंसली होनी चाहिए, नहीं। कोई भी चीज दार्शनिक तभी होता है और दर्शन उसी का अच्छा होता है जिसमें सबसे पहले तो वह दर्शन तर्कपूर्ण होना चाहिए। यानी आप जो निबंध लिख रहे हैं, यानी आप अपना दर्शन लिखने जा रहे हैं, आप अपनी विचारधारा व्यक्त करेंगे कि भाई मेरी विचारधारा ऐसी है। तो सबसे पहली बात कि आप तर्कपूर्ण लिखें, दूसरा वह विधि पूर्वक हो, प्रोसीजर में हो, और तीसरा कि वह सिक्वेंसली हो, वह क्रमबद्ध हो,
नहीं, ये तीन चीजों का गांठ आपके निबंध में नजर आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपकी दृष्टिकोण वैज्ञानिक होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से लिखें, यानी आप कुशल हों लिखने में। निबंध यही कहता है, नहीं कुशलता होनी चाहिए ना, और कुशलता ही कला है। आप पढ़ते होंगे कला, व्हाट इज एन आर्ट। नहीं, निबंध भी लिखने की कला, ये कला क्या है? तो आप जो अभिव्यक्त कर रहे हैं चीजों को, उस अभिव्यक्ति का माध्यम ही कला है। नहीं, वह अभिव्यक्त आप कर रहे हैं, और अभिव्यक्त में क्या चीजें जुड़ी हुई हैं? स्किल, यानी आर्ट इज इक्वल टू एक्सप्रेशन प्लस स्किल। सिर्फ एक्सप्रेशन आर्ट नहीं होगा, अगर आपके अंदर स्किल नहीं होगा तो आप आर्ट नहीं होगा। नहीं, इसीलिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मोदी जी चिल्लाते रहते हैं। आर्ट तभी होगा जब एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्त करेंगे चीज को, किसके माध्यम से? कुशलता के माध्यम से। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है अभिव्यक्ति की कुशलता ही कला है। नहीं, तो निबंध आपको लिखने के लिए स्किल की भी जरूरत होगी, और स्किल इसी डायमेंशन से आएगा। ये डायमेंशन आप फॉलो करेंगे, स्किल जो है वह आपके अंदर आते जाएगा। यानी अब यह स्किल बढ़ेगा कैसे? आपके अंदर स्किल आ गया, बढ़ेगा कैसे? तो आपकी थिंकिंग जब इंटीग्रेटेड हो जाएगी, एकीकृत सोच हो जाएगी, एक जगह पर सीधे सोचने लगेंगे, एकदम घोड़ा का टाप लगा करके इधर उधर नहीं देखना है, चीजों को एकदम समझना है, तो फिर एकीकृत हो जाएगा। और कैसे यह एकीकृत होगा? कैसे, क्या क्या चीजें डालेंगे उसमें, कैसे थिंकिंग को अब्रॉड करेंगे? तो तीन चीजें तो हमने आपको बताया ही कि निबंध लिखने में तीन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले क्या? थिंकिंग कैसा होना चाहिए? तर्कपूर्ण होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए। नहीं, तर्कपूर्ण, लॉजिकली होगा। तर्कपूर्ण के बाद दूसरा जो होगा वह क्या होगा भाई? नहीं, यानी प्रोसीजर में आएगा, वह विधि पूर्वक होना चाहिए। और तीसरा कि वह क्रमबद्ध होना चाहिए। और जब इन सब चीजों को अपनाएंगे तो फिर हम कैसे उसको इंटीग्रेटेड करेंगे? तो उसमें क्या क्या चीजें डालेंगे निबंध लिखने के लिए? सामाजिक पक्ष उसका उस निबंध में जो है रहना चाहिए। नहीं, आर्थिक रहना चाहिए, राजनीतिक पक्ष आनी चाहिए, सांस्कृतिक पक्ष आनी चाहिए, दार्शनिक पक्ष आनी चाहिए, नैतिक पक्ष आनी चाहिए, वैज्ञानिक पक्ष आनी चाहिए, कूटनीतिक पक्ष आनी चाहिए, पर्यावरणीय रहना चाहिए, और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी आपका निबंध जो है वह सर्वसम्मत रहना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। जरूरी नहीं कि हर निबंध में पर्यावरण का जिक्र हो, जरूरी नहीं कि हर निबंध में आर्थिक का जिक्र हो, जरूरी नहीं कि हर निबंध में जो है वह सांस्कृतिक का जिक्र हो, लेकिन जितनी ज्यादा चीजें हो सकती हैं उतनी ज्यादा चीजों को हम अपने निबंध में समाहित करेंगे। यह चीजें हमें ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज हर जगह रखना है, वह है नैतिक। इसको कभी मत छोड़िएगा। नहीं, आप देखेंगे यूपीएससी ने भी 200 नंबर का एक अलग से पेपर रखा है इथिक्स का, 4th पेपर। नहीं, क्यों रखा भाई 250 नंबर का? क्यों रखा भाई? क्योंकि यह डिमांड में बहुत ज्यादा है, तो आप भी डिमांड में रखिए ना। नैतिकता को बिल्कुल नहीं छोड़िए, मोरलिटी आपके निबंध में नजर आनी चाहिए, क्योंकि मोरल ही है जो आपको सबसे ज्यादा आगे लेकर के जाता है। इसके बाद निबंध की बात करें हम, तो निबंध में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और निबंध कैसे लिखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले निबंध 3 पार्ट होता है। एक होता है आपका प्रस्तावना, दूसरा पार्ट होता है आपका मुख्य पार्ट, बीच का भाग, मध्य भाग, और तीसरा पार्ट जो होता है वह होता है निष्कर्ष। प्रस्तावना जो होती है, इस प्रस्तावना में भी आप ध्यान रखें। प्रस्तावना में हम लिखते हैं सबसे पहले कि हम क्या बताएंगे। कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का निबंध आए, अभी हम दिखाएंगे आपको आगे चल के कि आप निबंध में क्या क्या चीजें जोड़ेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना में हम क्या लिखते हैं कि आप क्या बताने जा रहे हैं। नहीं, हम जो भी चीज बताने जा रहे हैं उसी से प्रस्तावना शुरू होती है। तो प्रस्तावना को भी आप पार्ट वाइज डिफाइन करिए। नहीं, अगर आर्थिक लेख है
अर्थव्यवस्था का बात हो रहा है, तो उसमें प्रस्तावना को हम सीधे सीधे टू द पॉइंट शुरू कर देते हैं। नहीं, लेकिन अगर लेख जो है, अगर जो निबंध हम लिख रहे हैं वह निबंध पूर्ण रूप से दार्शनिक हो, नैतिक निबंध हो, तो फिर हम क्या करते हैं, उस प्रस्तावना को चेंज करते हैं और थोड़ा सा कोट्स से शुरू करते हैं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के वचनों से शुरू करते हैं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के विचारों से शुरू करेंगे, तो वह निबंध जो है और डायमेंशन में जाकर के निखर जाएगा। प्रस्तावना को शुरू करने में ध्यान में रखना है कि हम निबंध लिख कैसे रहे, इसीलिए हमने निबंध को अलग अलग पार्ट में डिफाइन किया। नहीं, दूसरी बात कि हम तो प्रस्तावना लिखे भाई, जो भी प्रस्तावना मूलभूत संकल्पनाएं लिख करके उसका, अब जो हम मध्य भाग लिखते हैं तो उस मध्य भाग में हम 5-6 चीजों को का उपयोग करते हैं। जैसे हम जो लिख रहे हैं उसकी क्या अवधारणा है, ठीक, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, संप्रत्यय। दूसरी बात कि उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। फिर सभी प्रकार के मूल तथ्य उसमें लिखेंगे कि जितना प्रकार का कंटेंट है वह सारा कंटेंट। इसी कंटेंट में जो इससे पहले बात बताए हम आपको इंटीग्रेटेड थिंकिंग के अंतर्गत, कि आप जो है उसमें अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई भी प्रकार की चीजें, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, नहीं, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, जितने भी प्रकार के, पर्यावरणीय हो, ये सब चीजें आप इसी मूलभूत तथ्य के अंतर्गत डाल सकते हैं। तीसरे, उसके बाद कि आप उसके पक्ष में विपक्ष में तर्क लिखेंगे, नहीं, उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट आप दर्शाएंगे, और लास्ट में आप अपना मंतव्य डालेंगे कि हम अब क्या, मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए भैया, आपके हिसाब से तो इतनी इतनी चीजें हैं, अब मेरा भी बात समझ लीजिए, क्योंकि विचारधारा तो हम अपना लिख रहे हैं। और लास्ट में जाकर के निष्कर्ष लिखेंगे, तो निष्कर्ष क्या, हम जो लिखे, हम जो चीजें बताए, इतना इतना जो हम अपना पॉइंट रखे हैं, इसका क्या मंतव्य है, वही निष्कर्ष है। यानी कि निष्कर्ष में हम कुछ दूसरी चीजें बात करके उड़ेल करके लाएंगे। हमने जो बताया गया हमारे पास, देखिए जो बताया गया, नहीं, प्रस्तावना में हम लिखते हैं क्या बताने जा रहे हैं, और निष्कर्ष में लिखते हैं जो बताया गया। हम जितना चीज बताए हैं उसी के पर आधारित हमारा निष्कर्ष रहेगा, उसी के आजू बाजू घूमते रहेगा पूरा का पूरा निष्कर्ष। ठीक है, इसके बाद अब निबंध है भाई, तो हम कलेक्शन कहां से उपयोग करें, तो हम तो आपको निबंध पर जो है चर्चाएं करते रहेंगे, कैसे कैसे निबंध पूछे जाएंगे, उस निबंध को आप कैसे हैंडल करिए, सारा हम बताएंगे। अगर आप बाहर से रिसोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप जो है डेली न्यूज़पेपर, तो सबसे पहले ये तो बहुत जरूरी है आज के समय में, न्यूज़पेपर में भी जो है आप द हिंदू को जरूर फॉलो करिए, इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करने वाले इंडियन एक्सप्रेस भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक ही करिएगा, 2 4 5 नहीं करिएगा, ठीक है। और बाहर के छात्र जो दिल्ली में रहते हैं वो तो राष्ट्रीय संस्करण पढ़ते ही होंगे दैनिक जागरण का, ठीक है। और बाहर वाले भी दैनिक जागरण, प्रभात खबर, जो भी पढ़ना है सब पढ़ लीजिए, एडिटोरियल पढ़िएगा 2 पेज का, बाकी सब जो है जो इच्छा हो पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात कि ऑथेंटिक बुक्स, अगर आप चाहें तो ऑथेंटिक बुक्स का भी जो है वह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुछ एक ऑथेंटिक बुक्स हैं जिसमें निशांत जैन की पुस्तक है, और भी वो ऑथेंटिक बुक्स आप पे निर्भर करता है, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ना। ये निबंध के लिए हम किताब पे किताब पढ़े जा रहे हैं, कुछ नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ो, सबसे ज्यादा उत्तम है। लेकिन हम बता देते हैं, योजना कुरुक्षेत्र ये जरूर पढ़िए, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ा करिए। योजना कुरुक्षेत्र पढ़ने से, ठीक है, आपका तो जीएस पेपर हल होगा ही होगा, और एशिया में सबसे ज्यादा जो है आपको जो है मिलेगा। और प्रतियोगिता दर्पण, यह प्रतियोगिता दर्पण में बहुत सारे आलेख, बहुत सारे निबंध आते हैं, अच्छे अच्छे निबंध आते हैं, और इसको पढ़िए, यहां से आपको जो है कंटेंट मिलेगा। ये योजना और कुरुक्षेत्र से कंटेंट मिलेगा, डेली न्यूज़पेपर से आपको फैक्ट्स मिलेगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और डेली न्यूज़पेपर से ही आपको शीर्षक मिलेगा निबंध का। सबसे बड़ी बात कि आप किस चीज पर निबंध लिखने जा रहे हैं, या किस चीज पर निबंध पूछेंगे, कैसा लिखेंगे, ठीक है। डेली न्यूज पेपर से आप करंट इशू पर जो है वह काम करेंगे, कि जो है कि कोई भी निबंध आया तो उसमें हम जो है करंट इशू कैसे जो है समाहित करें, पढ़ने से ही होगा।
ठीक है, तो ये 4 चीजों में से आप डेली न्यूज़पेपर और प्रतियोगिता दर्पण तो निश्चित रूप से पढ़ें। ऑथेंटिक बुक्स नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, निबंध लिखने के लिए ऑथेंटिक बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चाहें तो आप एक आध बुक पढ़ सकते हैं, आपके मर्जी, आपके पास समय है तो। इसके बाद अब जो मौलिक निबंध है वह कैसा होना चाहिए, तो इस पर चर्चा हम कर ही चुके हैं, पहले भी किया। एक तो संक्षिप्त होना चाहिए, दूसरा किया विवरणात्मक होना चाहिए, विश्लेषणात्मक होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, स्ट्रक्चरल होना चाहिए, इसका विशिष्ट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, निबंध हमेशा अलग होना चाहिए, एक जैसा निबंध, क्योंकि आप लिखेंगे अपनी विचारधारा में, कैसे सोचेंगे अलग तब तो लिखेंगे नहीं, और सीक्वेंस होना चाहिए। इन सब की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, ठीक। अब आइए एक निबंध जो है हम आपके सामने इस पर 2 से 5 मिनट जो है हम आप पर इस पर चर्चा करेंगे कि यह निबंध जो है वह किस प्रकार से है। अमृतकाल में भारत, संभाव्यताएं और चुनौतियां, इस प्रकार का निबंध जो है वह पूछा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखने के लिए हम बताएं आपको कि पार्ट 3 भाग में विभाजित करेंगे। प्रस्तावना, मध्य भाग में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने बताया आपको, और उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष। तो अमृतकाल में भारत, संभाव्यताएं और चुनौतियां, एक बात ध्यान रखिएगा कि चाहे वह जीएस का प्रश्न हो, चाहे वह एसए का प्रश्न हो, या किसी भी चीज का प्रश्न हो, ठीक है, प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर प्रश्न में ही समाहित होता है। और दूसरी बात कि प्रत्येक प्रश्न की अपनी अपनी अलग फिलॉसफी होती है। आप उस फिलॉसफी को पकड़ लीजिए, आप उस आंसर को लिखते हुए चले जाएंगे, और फिलॉसफी से थोड़ा सा भी इर्द गिर्द हुए तो आंसर में गलतियां होंगी। आंसर लिखेंगे तो आप अपने हिसाब से सही, लेकिन पता चलेगा कि हम लिख कुछ और दिए, पूछ कुछ और रहा था, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, अमृतकाल पूछ रहा है यहां ना। अमृतकाल कहने का मतलब जो भी है वह आगे समझेंगे, तो पहले निबंध पे देखते हैं कि पहले तो प्रस्तावना लिखें हम, नहीं, यानी अमृतकाल में, अमृतकाल यानी अभी मनाया जा रहा। अमृतकाल कब कहा जाता है, अमृत किसे कहा जाता है, जब कोई शुभ दिन आए, नहीं, अमृतकाल किसे कहते हैं, जब एक सही समय, एक सही पूर्वाग्रह में, एक सही समय में किसी निश्चित योजना को प्रकट करना, किसी निश्चित योजना को शुरू करना अमृतकाल कहलाता है। नहीं, वह काल अमृत काल कहा जाता है। यानी प्रस्तावना अगर हम लिखें तो इस प्रकार से कि किसी भी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रह सकता है जब वह अपने स्वाभिमान एवं अपने गौरवशाली परंपराओं को अपने अगली पीढ़ियों में स्थानांतरित करता है, संस्कारित करता है और निरंतर रूप से प्रेरित करता है। नहीं, यानी अब इसी को आप बढ़ाएंगे। हमने तो एक छोटा सा व्यू दिया है, एक उदाहरण दे रहे हैं कि आप किस प्रकार से लिखेंगे। नहीं, जिस प्रकार से मात्र एक दीपक जलने से जो है वह प्रकाशमान हो जाता है पूरा का पूरा कमरे में। नहीं, एक दीपक जला दीजिए अपने कमरे में तो अंधेरा कमरा क्या होता है, प्रकाशमान हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब समय के रहते हम अपने अंदर के दीपक को उज्ज्वलित करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो हमारा समय भी प्रकाशमान हो जाता है। नहीं, तो अमृतकाल, अमृतकाल कब होता है, देखिए दूसरे शब्दों में हम देखेंगे तो अमृतकाल का शाब्दिक अर्थ क्या है। अमृतकाल, अमृतकाल एक तो यह वैदिक ज्योतिष शब्द है, नहीं मतलब कोई नया उद्यम शुरू करने के लिए सही समय का प्रतीक है यह अमृतकाल, कि हम किस प्रकार से एक किसी उद्यम को शुरू करें। नहीं, अभी भारत के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं, तो यह क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। नहीं, अब इसी के चीज में अगर आप जो है यह देख सकते हैं कि अमृतकाल के समय में 25 वर्ष तक, अब इसी चीज को आप जो है अपने कल्चर से जोड़ दीजिए। नहीं, कि भारत में जो थी वह वर्णाश्रम व्यवस्था थी, भारत में जो है वह वर्ण व्यवस्था थी, भारत में वर्ण व्यवस्था कर्मों पर आधारित थी, और आज के समय में वर्ण व्यवस्था वर्णों पर आधारित हो गई है। नहीं, तो अमृतकालीन भारत में क्या क्या प्रचुर संभाव्यताएं हो सकती हैं। नहीं, एक तो 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। नहीं, दूसरा कि विपुल जनसंख्या है भारत में, यह भी इसका तो पक्ष का तर्क है ना। अमृतकाल में युवा जनसंख्या, ये सब पॉइंट को आप एलेबोरेट कर देंगे, आपका जो है पूरा का पूरा निबंध हो जाएगा। युवा जनसंख्या है जो 65 वर्ष के लगभग
नहीं सॉरी 65% के आसपास है। नहीं, ये सबसे बड़ी भारत की उपलब्धि है। विशाल उर्वर भूमि है भारत में। कोविड-19 का आप संदर्भ डाल सकते हैं भारत को लेकर के कि भाई वैक्सीन को बना करके और पूरे सभी जगहों पर डाल दिया, सभी कई सारे राष्ट्रों को, अमेरिका तक को जो है भारत ने सप्लाई किया वैक्सीन। तो इस प्रकार से आप डाल सकते हैं कोविड-19 समय, महामारी के समय में किस प्रकार से भारत ने अपना योगदान दिया। और सबसे बड़ी बात कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यह। तो इन सब चीजों को भी जो है हम डाल सकते हैं कि इसके पक्ष में। नहीं, चुनौतियां क्या होंगी अमृतकालीन भारत की? तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ढांचा है, प्रमुख चुनौती है भाई, कि किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ढांचा जो है वह हमारे आर्थिक विकास को जो है अवरुद्ध करता है, हमारे सामाजिक विकास को अवरुद्ध करता है, हमारे राजनीतिक विकास को अवरुद्ध करता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सही है या नहीं है, इस चीज को हम देखते हैं। नहीं, अर्थव्यवस्था में हम 3 प्रकार की चीजों को देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। नहीं, भारत का सिचुएशन प्राइमरी सेक्टर पे था पहले, अब टर्शियरी हो चुका है, सेवा क्षेत्र में जा चुका है। तो बीच का जो सेकेंडरी पार्ट था हमारा, जो विनिर्माण है, वह उद्योग है, भारत में उतनी अवस्था में प्रस्फुटित नहीं हुई। अब तो थोड़ा बहुत होना शुरू हुआ है, मेक इन इंडिया या जो भी हो। पहले जो था वह धीरे धीरे खत्म हो गया। नहीं, तो बीच का जो भाग है वह नील था। यानी कभी भी अगर सर्विस सेक्टर चरमराएगा तो सर्विस सेक्टर जो है वह प्राइमरी सेक्टर पे आकर के गिर जाएगा। और प्राइमरी सेक्टर में इतनी ताकत तो नहीं हो पाएगी कि वह 135 करोड़ की अर्थव्यवस्था को संभाल सके। इसलिए हमको सेकंड, यानी कुल मिलाकर के हर प्रकार का ढांचा, आर्थिक ढांचा प्रमुख चुनौती साबित होगी। नहीं, राजनीतिक आप देख ही रहे हैं कि राजनीति के समय में जो है किस प्रकार से जो है एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के विरोधी हैं, उसके विचारधारा के विरोधी हैं। नहीं, तीसरा कि हमारी सामाजिक स्थिति कैसी है, खास करके बिहार यूपी में कि किस प्रकार से समाज जो है वह फ्लक्चुएट कर रहा है अपने हिसाब से। नहीं, उसके बाद विदेश नीति प्रबंधन। नहीं, यह भी भारत की अमृतकालीन भारत की चुनौतियां हो सकती हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था, इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जाए तो ज्यादा बेटर है। विदेशी निवेशक कैसे हैं, नहीं, और विनिर्माण का क्षेत्र कैसा है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ये सारी चुनौतियां हो जाएंगी। और लास्ट में हम निष्कर्ष डाल देंगे कि भाई वर्तमान हालतों में बेशक चुनौतियां गंभीर हैं, परंतु यह भी सच है कि अमृत काल के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने तथा भारत का गौरव वापस पाकर आत्मनिर्भर भारत बनाने की योजना महत्व कल्पना नहीं अपितु तर्क संगत परिस्थितियों पर आधारित सुविचारित संकल्पना है। इस प्रकार से जो है हम इसमें डाल सकते हैं निष्कर्ष। यानी कुल मिलाकर हम कहें तो आजादी का जो अमृत काल है यह भारतवासियों के लिए एक स्वर्णिम काल है। तो इस प्रकार से हमने तो आज एक छोटा सा सिर्फ बताया कि आप जो है कैसे लिखेंगे, लेकिन जब हम इस पर वृहत चर्चा शुरू करेंगे आने वाले दिनों में, कल परसों तरसों में जब से क्लास शुरू हो जाएगी निबंध की, तो हम जो है विशेष रूप से जो है प्रत्येक निबंध रोजाना 1 से 2 निबंध को जो है हम लोग टच करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक ही निबंध को टच करें, और आने वाले समय में अगर एक निबंध ही हम रोजाना देखेंगे तो महीने का कम से कम 20 निबंध तो हमारा जरूर तैयार होगा छुट्टी काट के। और 2 कर लेते हैं तो 40, यानी औसतन हम रखें तो 35 निबंध जो है हम 1 महीने में तैयार कर लेंगे। यानी आने वाले समय में निबंध का राजा भी बन सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज जो है निबंध पर हमने थोड़ा डिस्कस किया, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि और भी चीज़ें जो है। और एक बात और बता दें कि बहुत ही जल्द ईटी एकेडमी पर यूपीएससी की कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी, जिसमें से बेसिकली संस्कृत लिटरेचर की जो यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए जो है वह फायदेमंद होगा। रोजाना ईटी एकेडमी पर मेरे द्वारा करंट
का एक वीडियो जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और बहुत जल्द कल या परसों से ही करंट के लिए 68th बीपीएससी के लिए रोजाना दिन के 12 बजे से, अभी तो हम एक समय फिक्स किए हैं लेकिन हो सकता है समय में परिवर्तन भी हो, तो रोजाना लगभग 12 बजे से ऐसे नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। 12 बजे से रोजाना लाइव जो है वो करंट की क्लास चलेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।